मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, डिपॉजिट के अंदर जो डिपॉजिट का चैप्टर चल रहा है बेटा, उसकी रिवीजन के बाद वो 15 मिनट्स का ही रह गया है और उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? अच्छा, एक बारी फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं इस चैप्टर की और इसके बाद इसका बचा हुआ जो टॉपिक है वो कर लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करके आज एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप सब रेडी रहना बस, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सारे बच्चे बोलेंगे चैप्टर का नेम क्या था? बाय कंपनी। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी का जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर एज पर पार्लियामेंट क्या है? 5, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ने थे? सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 कैपिटल ए तक। अब मैं अगर बात करूं तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। बताओ बेटा वो क्या कहती थी? वो डेफिनेशन किस चीज की थी बताना? डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट क्या होता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, किस नाम से? चाहे डिपॉजिट के नाम से, चाहे लोन के नाम से या इन एनी अदर फॉर्म, उन सबको क्या मान लो? डिपॉजिट। लेकिन वो सब आइटम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई के साथ डिस्कस करी है उसे एक्सक्लूड कर देना। अच्छा, वो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 22। याद आया आपको? पक्का वाला? तो यानी हमने सबसे पहले पढ़ी थी डिपॉजिट की डेफिनेशन और हमारी वो क्लियर हो गई है। फिर डिपॉजिट की डेफिनेशन के बाद हमने सेक्शन नंबर 73 स्टार्ट करा। एक बार बोलना पड़ेगा, सेक्शन नंबर कौन सा स्टार्ट करा? 73। अच्छा, सेक्शन नंबर 73 क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, है ना। अच्छा, इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट करे थे बताना जरा। पहला, सबसे पहले हमने पढ़ी थी कंडीशंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी बच्चे? जयकारे में दम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? अच्छा, कंडीशंस को याद करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो हमें याद ही है। बताओ, मेंबर से पैसा लेने के लिए, मेंबर से बताओ बेटा, कंडीशन जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में दे रखे वो सब सेटिस्फाई करनी होगी। और उसमें से बताओ बेटा, पहली क्या होती थी? ओआर पास करना पड़ता था, सीजी के द्वारा बताए गए रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा, सर्कुलर इन द फॉर्म नंबर डीपीटी 1 में। अच्छा, ओआर पास करना चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, इशू करना चाहिए और ये सर्कुलर फाइल भी करना है। किसको? कितने दिन पहले? मैं नहीं आ रहा, कितने दिन पहले? अच्छा, फिर उसके अलावा आपको डीआरआर अकाउंट खोलना है। अच्छा, डीआरआर अकाउंट कहां पर खोलना है? मैं नहीं आ रहा, कहां पर? शेड्यूल्ड बैंक में खोलना है आप सबको डीआरआर। और इसके अंदर कितना % होना चाहिए? एटलीस्ट 20% ऑफ करंट ईयर मैच्योरिंग डिपॉजिट या फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर, ध्यान रखना। समझ आ गया आपको? अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लेना होता था? सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट। किससे लेते थे आप ये सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सारे बच्चे बोलेंगे किससे लेते थे आप ये? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से आप क्या लेते हो? सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट। ठीक है जी। उसके अलावा प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी हमने पढ़ा था। बताओ बेटा, कंडीशन में प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ा था। क्या होता था प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी? कि अगर आपने जो डिपॉजिट लिए या तो वो क्या होंगे? सिक्योर्ड या, बोलना पड़ेगा, सिक्योर्ड या। अच्छा, जो सिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं, जो कौन से डिपॉजिट होते हैं, है ना, उनके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो किसके लिए लेने पड़ते हैं? चार्जेस के लिए। जो किसके लिए लेने पड़ते हैं? और अगर मैं बात आपके साथ कौन सी करूं, अनसिक्योर्ड के केस के अंदर अब आपको डिस्क्लोजर होगा हर फॉर्म, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप लोगों से डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हैं, उन सब में अब ये छपा हुआ आएगा कि ये वाले डिपॉजिट कौन है? अनसिक्योर्ड। कंडीशन समझ आ गई? कंडीशंस के बाद बताया था यार पेमेंट टाइम से करो और पेमेंट कैसे करो? इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन डिपॉजिट्स, है ना। अच्छा, उसके अलावा यानी रीपेमेंट था। और अगर आप क्या हो जाते हैं? फेलियर, बोलना पड़ेगा, अगर आप क्या हो जाते हैं? फेलियर टू रीपे द
बजा नहीं आ रहा, फेलियर टू रीपे द, अगर आप डिपॉजिट रीपे नहीं करते तो आपके खिलाफ डिपॉजिटर कहां जा सकता है, एनसीएलटी। आपके खिलाफ डिपॉजिटर कहां जा सकता है, आवाज में दम नहीं है, आपके खिलाफ डिपॉजिटर कहां जा सकता है, और एनसीएलटी में जाकर एप्लीकेशन देगा कि ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे, और एनसीएलटी को लगा कि लड़का बात तो एनसीएलटी क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा, एक तो इनको पे करो, इनको डैमेजेस वगैरह लॉस जो है वो भी पे करो, और एनी अदर ऑर्डर एज एनसीएलटी थिंग्स डीम फिट, है ना। फोर्थ पॉइंट बताओ बेटा, टेन्योर वैसे क्या रहेगा 6 to 36, बोलना पड़ेगा वैसे क्या रहेगा 6 to 36, लेकिन कई केस में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आप 3 मंथ के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जो 3 मंथ वाला है, 3 मंथ वाला है वो मैक्सिमम कितना होगा 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। याद आ रहा है आप सबको, तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही, आप सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही। चलो अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 5th पॉइंट कौन सा पढ़ा था, मैक्सिमम अमाउंट। अच्छा ये मैक्सिमम अमाउंट और टेन्योर कहां दे रखा है, रूल नंबर, बोलना पड़ेगा रूल नंबर, याद करो वो 4 कॉलम, और अब इसकी लिमिट आप बोलेंगे सारी की सारी। बताओ बेटा पहले कॉलम का नाम क्या है, हेडिंग क्या है बेटा, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, पहले कॉलम की हेडिंग क्या है, समझ आ गया। अच्छा नेचर ऑफ कंपनी के बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम, फिर पब्लिक, फिर, है ना, ये 4 कॉलम थे। चलो एलिजिबल पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी, बताओ बेटा, मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है, तो मेंबर से कितना ले सकती है, आवाज में दम नहीं, मेंबर से कितना, पब्लिक से टोटल, वेरी गुड। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से 35, पब्लिक से नहीं ले सकती, नहीं ले सकती, तो टोटल क्या आ गया, याद आ गई लिमिट। अच्छा इसके बाद आईएफएससी, आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, सारे बच्चे बोलेंगे क्या, अच्छा ये किससे, ये कितना ले सकते हैं, मेंबर से ले सकते हैं, और कितना 100%, क्या ये पब्लिक से ले सकते हैं, तो टोटल इनका क्या आ गया। अच्छा इसके बाद प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मेंबर से ले सकते हैं, पब्लिक से या दोनों से, सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ, और कितना कितना 100% फ्रॉम मेंबर, और पब्लिक से ले नहीं सकते, तो टोटल क्या हो गया, क्लियर है, पक्का वाला। अच्छा इसके बाद बताओ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जिसे बने हुए डैश ईयर हुए हैं, लेस देन, मैं नहीं आ रहा, लेस देन, बताओ बेटा वो कितना ले सकती है, नो लिमिट, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लो मेंबर से, लेकिन पब्लिक से लेना उसको भी अलाउड नहीं है, तो टोटल क्या आ गया, नो लिमिट। अच्छा फिर अगली कल केडीसी, मतलब अगली बात कौन सी थी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड करती है, आप सबका जयकारा नीचे। पहली कंडीशन क्या है, वो ना तो किसी की एसोसिएट कंपनी है और ना ही किसी की सब्सिडरी कंपनी, बोल पड़ेगा, वो ना तो किसी की और वो ना ही किसी की, और दूसरी कंडीशन उसकी बोरोइंग, उसकी बोरोइंग क्या है, लेस देन, जयकार लगाओ, उसकी बोरोइंग क्या है, किससे, 2 into पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, उस लिमिट से आपकी बोरिंग क्या है, कम, और आपने जिस से भी बोरिंग ली है, समझ आ गया, उनका डिफॉल्ट कोई भी सबसिस्टिंग नहीं है, क्लियर हो गया। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी पर भी क्या हो जाती है, नो लिमिट। अब लास्ट रहेगी कौन सी, गवर्नमेंट कंपनी, जयकारा लगा दो, कौन सी, मजा नहीं आ रहा, कौन सी, अरे ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये जो कौन सी कंपनी होती है बच्चे, इसकी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की टोटल लिमिट पे सीधा जंप मार रहे हो, कितनी है, पब्लिक और मेंबर से कॉम्बिनेशन में जो लेना है वो ले लो, टोटल क्या रहना चाहिए, मैं नहीं आ रहा, टोटल क्या रहना चाहिए, लिमिट याद आ गई आपको। अच्छा इसके बाद 5 पॉइंट हमारे हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी दे सकते हो, एट द रेट स्पेसिफाइड बाय या प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी, सारे बच्चे बोले फॉर
याद आया आपको? पक्का वाला? गुड यार, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अगला कौन सा कराया था हमने? ज्वाइंट नेम्स। बताओ कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। अच्छा, इसके बाद सॉरी DPT3। DPT3 किसके लिए होता था बताओ? रिटर्न के लिए। अच्छा, चाहिए हम डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ले रहे हैं मेंबर, ये रिटर्न तो जाती जाती है। एक साल जब गई थी, कब? 31 मार्च 2019 से 90 डेज के अंदर अंदर हमने क्या रिटर्न फाइल करनी थी? पिछले 5 साल में किस किस को डिपॉजिट तुमने माना है और किस किस को नहीं। पहले हम क्या बताते थे? सिर्फ किस किस को डिपॉजिट मानते हैं, लेकिन इन 5 साल में आपने किसको डिपॉजिट नहीं माना, उसकी वन टाइम रिटर्न गई। और उसके बाद से तो हर साल ऑन और बिफोर कौन सी डेट? MCQ दूंगा। ऑन और बिफोर कौन सी डेट? 30 जून। सारे बच्चे बोल दो, ऑन और बिफोर कौन सी डेट? 30 जून को क्या भेजेंगे हम? DPT3, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। सारे बच्चे बोलो, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। मुझे नहीं आ रहा, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। याद आया आपको? अच्छा, इसके बाद बताओ क्या था हमारा? इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है? नहीं, वैसे मैंने आगे के भी कर लिया ना डिस्कस। इसके बाद पॉइंट नंबर कौन सा? 9। कौन सा? बोलो। राइट्स, मतलब बताओ बेटा, टर्म्स एंड कंडीशन आप हटा सकते हो या नहीं हटा सकते, ये बताओ। मजा नहीं आ रहा? क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ऑल्टर कर सकते हो एक बार सर्कुलर इशू होने के बाद या नहीं? नहीं कर सकते, है ना। और उसके अलावा अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज, कितना परसेंट? 18% पर एनम आप पर क्या लगने लग जाएगा? इंटरेस्ट लगने लगेगा। और आप नॉमिनेशन में किसी का नाम भी डाल सकते हैं और आपके ऊपर पनिशमेंट क्या? अप टू ₹5,000 और अप टू ₹500 पर डे आपके ऊपर क्या भी लग सकता है? मतलब पर डे की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है ना। अच्छा, डिपॉजिट ट्रस्टी और रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट वाला पॉइंट हम वहां पर पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद 73 के बाद मैंने आपके यहाँ कौन सा डिस्कस करा? 76। बोलना पड़ेगा। 73 के बाद हमने कौन सा डिस्कस करा था? बताओ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम कौन ले सकती है? ओनली एंड ओनली एलिजिबल कंपनी। बोलना पड़ेगा, ओनली एंड ओनली एलिजिबल कंपनी। आप कहते किसको थे? सारे बच्चे जयकार लगाओ। एलिजिबल कंपनी हम कहते किसको हैं? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेट वर्थ 100 करोड़ और मोर है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, प्लस उसने क्या बताओ? एसआर पास कर लिया है डिपॉजिट लेने से पहले, और एसआर जो पास हुआ है उसकी कॉपी सबमिट भी कर दी है। किसके पास? आरओसी के पास। काम एसआर की जगह ओआर से भी चल जाएगा। काम एसआर की जगह अगर बताओ बेटा, अगर आपकी डिपॉजिट जो एग्जिस्टिंग है और जो प्रपोज डिपॉजिट आप लेने जा रहे हैं वो सब मिलाकर सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में जो लिमिट है, और वो है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उतने तक ही है अगर आपका, तो आप क्या कर सकते हैं? एसआर की जगह ओआर भी पास कर सकते हैं। तो एलिजिबल कंपनी समझ आ गया आपको? अच्छा, इसके बाद बताओ बेटा, कौन कौन सी कंपनी पर ये चैप्टर के प्रोविजन नहीं लगते? 4 बताओ कौन कौन सी। पहली बैंकिंग कंपनी, वेरी गुड। पहली आवाज में दम नहीं है। पहली, अच्छा, दूसरी एनबीएफसी, और तीसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और फोर्थ एनी अदर नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट, नोटिफाइड कंपनी, है ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली थी हमने। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट कंडीशंस वही सेम है, पर इसके अंदर एसआर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसमें नॉर्मल मेंबर से लेने के लिए आपने क्या करा होता था? ओआर पास करा होता था। रूल्स फॉलो करने और आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है। फोर्थ मैंने आपको बताया था डिपॉजिट ट्रस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्कर आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिपॉजिट ट्रस्टी, बताओ बेटा, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कौन करता है? कंपनी। कितना अपॉइंट कर सकती है? एक और उससे
एक और उससे ज्यादा अपॉइंट करे जा सकते हैं। अच्छा बताओ, उसको अपॉइंट करने से पहले उसकी क्या ली जाएगी? रिटर्न कंसेंट। सारे बच्चे बोलो, उसको अपॉइंट करने से पहले उसकी क्या ली जाएगी? और बताओ बेटा, उसके साथ एक एग्रीमेंट करा जाएगा जिसका नाम क्या होगा? डीपीटी 2। डीपीटी 2 फॉर्म में इनका एग्रीमेंट करा जाएगा। डीपीटी 1 किसके लिए था? सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट फॉर सर्कुलर के लिए। और डीपीटी 2 अभी अभी आपने पढ़ा कौन सा? अपॉइंटमेंट, जो उसके साथ एग्रीमेंट बनना उसका फॉर्मेट का। और डीपीटी 3 आपको पता ही है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ओ सॉरी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, जो भी आपने एग्जीक्यूट वगैरह कर लिया है वो एग्जीक्यूट आपको कितने दिन पहले कर लेना है? 7 डेज पहले। ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट आपको सर्कुलर इशू के कितने दिन पहले कर लेना है? 7 डेज बिफोर कर लेना है। और सर्कुलर में ये बात रिटर्न कंसेंट भी जाएगी, किसकी? डिपॉजिट ट्रस्टी की। पॉइंट समझ आ गया? कौन कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता? कंपनी का डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सोनल, एम्प्लॉय, ऑफिसर और डिपॉजिटर खुद, चाहे इस कंपनी के चाहे इसकी ग्रुप ऑफ कंपनी के। याद आ रहा है आपको यहां तक का? और इनके रिलेटिव भी नहीं बन सकते, और जिसने कंपनी को पैसे देने हैं या जिसका कंपनी के साथ मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है या कोई कंपनी के साथ गारंटी अरेंजमेंट में आया हुआ है, तो वो सब क्या है? डिस्क्वालिफाइड। और आप इसको निकाल सकते हैं डिपॉजिट ट्रस्टी को। तो जवाब आता है यस। आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? और यूनानिमस रेजोल्यूशन मेंबर पास करते हैं या बोर्ड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। लेकिन अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले प्रोविजन लगते हैं तो उस मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और बताओ, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट तो आपको पता ही है, नॉर्मल रजिस्टर मेंटेन करना। डिपॉजिट रिसिप्ट आपको कितने दिन में मिल जाएगी? 21 डे। मैं नहीं आ रहा, कितने डेज में मिल जाएगी? आवाज में दम नहीं, कितने दिन में मिल जानी चाहिए? ये एमसीक्यू बनकर आता है ना, तब आपका दिमाग पे जोर डलता है कि यार क्या था क्या था क्या था। मैं आज याद करा रहा हूं, आप याद करो। डिपॉजिट रिसिप्ट आपको कितने दिनों में मिल जानी चाहिए? है ना? जब भी आपने सबमिट वगैरह करता। अच्छा, अगर आप कोई डिपॉजिटर प्री मैच्योर रिक्वेस्ट करता है प्री मैच्योर रीपेमेंट के लिए, तो बताओ बेटा परसेंटेज क्या हो जाएगी? 1% कम कर देंगे। और ईयर्स कैलकुलेट करते हुए 6 मंथ और उससे ज्यादा को 1 ईयर मानना है, और अगर कम है तो उसको इग्नोर करना है। लेकिन 1% हम तब नहीं कम करेंगे जब रूल 3 में बताई गई लिमिट को मेंटेन कर रहे हैं, या वॉर के केस में आर्मी या उनके ऑफिसर्स वगैरह या उनकी फैमिली को पैसा लौटाया जा रहा है। याद आया आपको? अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम अलाउड करते हैं तो कंपनी आपको इसके बदले में शाबाशी देगी। किस फॉर्म में? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर। याद आया आपको? और आपको पब्लिक से पैसा लेने के लिए क्या इशू करना है? डीपीटी 1। इनको भी सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इशू करना है। सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इशू करना है। और ये एडवर्टीजमेंट आप 2 न्यूज़पेपर में करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट आप कितने न्यूज़पेपर में करेंगे? 2। कौन कौन सा? मरजाड़ी, पौंदी, बंगड़ा, अंग्रेजी बेटते। तो यानी एक तो अंग्रेजी होगी और एक देसी देसी ना बोलिया कर, है ना? यानी कौन सा कूलर? और साथ में ये सर्कुलर कहां भी जाएगा? वेबसाइट पे। और इस एडवर्टीजमेंट की वैलिडिटी क्या है? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलना पड़ेगा 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ, और डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज, है ना? फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। सेक्शन नंबर कौन सा? 76 कैपिटल ए। बताओ ये कैपिटल ए कब लगता है? कैपिटल ए कब लगता है? जब आपको पुराने लॉ में नया सेक्शन ऐड करना है विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सेक्शन नंबरिंग। एग्जिस्टिंग सेक्शंस की नंबरिंग आपको चेंज नहीं करनी, और पुराने लॉ में कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसके वहीं पर ही आप डालोगे। समझ आ गया? तो उसके लिए फिर किस अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है? कैपिटल अल्फाबेट्स का। और इन्होंने क्या कहा? अगर आपने 73 या 76 में, बोलना पड़ेगा, अगर आपने हल्का सा भी कॉन्ट्रावेंशन करा है तो आपके ऊपर कंपनी मिनिमम कितना फाइन लगेगा? 1 करोड़ और 2 इंटू डिपॉजिट एक्सेप्टेड विच एवर इज लोअर। ये मिनिमम फाइन है, मैक्सिमम 10 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 25 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़, और अप टू 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट। बोलना पड़ेगा अप टू 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट है। और अगर विलफुली करा तो आप 447 के अंदर भी क्या होंगे?
लायबल। क्लियर है यहां तक का पक्का वाला? यानी ये अब तक अब आ गया। अब हमारा बेटा सेक्शन नंबर कौन सा करेंगे हम? बोलना पड़ेगा सेक्शन नंबर कौन सा करने जाएंगे अब हम? आ जाओ फिर। सेवेंटी 73 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 76 हम कर चुके हैं, 75 हमारे कोर्स में है या नहीं है? करना चाहोगे? ठीक है करा देंगे। पेज नंबर 5.25 पर आ जाओ। पेज नंबर किस पर आ रहे हो आप? 5.25 पर। ये वॉल्यूम 1 अभी निकालना है आपको, थोड़ी देर बाद वॉल्यूम 2 के ऊपर आएंगे। पहले बताओ आप सब पेज नंबर 5.25 पर आ गए हैं या नहीं? टेस्ट देके बहुत ज्यादा थक गए हो क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। एनर्जी लेवल सोफे पे छुआ दें, साथ में पॉपकॉर्न खिलवा दें, और बताओ कोल्ड ड्रिंक चलेगी या आइस टी? वो भी बंटवा दें? गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो गली नंबर 5.25 पर आकर मिलो, गली नंबर 5.25 पर आकर मिलो। ये अभी वॉल्यूम 1 का ही है, क्योंकि इस चैप्टर को वाइंड अप करके जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है वो वॉल्यूम 2 में मिलेगा हमारे को। हाँ जी आज ही, आज तो आपने मेरे को वैसे भी सुबह सुबह जब 2 बुक्स उठानी पड़ी होगी तो मन ही मन में बहुत तारीफें करी होंगी, बहुत, है ना? गुड। ये बताऊं, ये सेक्शन की ना अब कोई रेलेवेंस है नहीं, इस सेक्शन की अब कोई रेलेवेंस बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। एक्चुअल में सुनो जरा, एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं, सेक्शन नंबर कौन सा स्टार्ट करें? इसके अंदर ना पहले आप समझ लो, इसका बेसिक समझ लो, फिर मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से करा दूंगा। कह रहे हैं ये एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 से रूल आया था एप्लीकेबल, ये वाला सेक्शन कब से हुआ था? 1/4/2014 से, है ना? तो इससे पहले भी तो हमने क्या ले रखे होंगे? इससे पहले भी तो हमने क्या ले रखे होंगे? डिपॉजिट। यानी ये वो डिपॉजिट हो गए, ये वो डिपॉजिट हो गए जो एग्जिस्ट करते थे। जो क्या करते थे? एग्जिस्ट। सारे बच्चे बोले जो क्या करते थे? आवाज में दम नहीं है। जो क्या करते थे? एग्जिस्ट करते थे जिस दिन ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई। तो इस सेक्शन ने ना 2 बातें बताई। इस सेक्शन ने बेटा हमें कितनी बातें बताई हैं? बात नंबर 1, बात नंबर 2। बात नंबर 1 बताओ क्या बताई? कि जो आपके एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है इसके बारे में आरओसी को बताओ। खत्म। पहली बात, वो अभी क्या लिमिट है, क्या बताना है, वो सब हम बात कर लेंगे, कौन सा फॉर्म था वो सब बात कर लेंगे, लेकिन हमारे को पहले बेस बनाना है इस सेक्शन का। सेक्शन नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 74। बोलना पड़ेगा, सेक्शन नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 74, है ना? सेक्शन नंबर 74 में बात नंबर 1 क्या है? कि आपको एग्जिस्टिंग डिपॉजिट के बारे में किसको इन्फॉर्म करना है, और क्या क्या इन्फॉर्म करना है वो भी हम पढ़ लेंगे। दूसरा बात नंबर 2, ये डिपॉजिट की आपको रीपेमेंट कब तक कर देनी है। बस ये 2 बातें इसके अंदर बताई गई हैं। कितनी बातें बेटा इसके अंदर बताई गई हैं? 2 बातें। सेक्शन नंबर किसमें? आवाज में दम नहीं। सेक्शन नंबर किसमें? दम नहीं है। सेक्शन नंबर 74, है ना? 74 में 2 बातें ही बता रखी हैं। क्या क्या बातें बता रखी हैं बताओ? कि एक तो आरओसी को आपको बताना है और दूसरा उसकी रीपेमेंट के बारे में बताना है। तो अब हम इसका मार्जिनल नोट बनाएं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट की रीपेमेंट। कौन से डिपॉजिट? जो एक्सेप्ट करे थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आ रहा समझ या नहीं आ रहा? तो आओ पहले सेक्शन की हेडिंग बनाते हैं यार। सेक्शन की हेडिंग कहां बनेगी? पेज नंबर बताओ कौन सा पहले? 5.25, है ना? और बताओ है क्या सेक्शन की हेडिंग? है क्या? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ क्या बच्चे? एक्सेप्टेड। जिसको एक्सेप्ट कब करा था बताओ? बिफोर द
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, कमेंसमेंट मतलब एप्लीकेबिलिटी, है ना, याद है वर्ड कमेंसमेंट, केम इनटू फोर्स। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, चाहे मैंने आपको पहली क्लास में बात बताई है, लेकिन यूज पूरे कोर्स में होती रहेगी और सीए फाइनल में भी होती रहेगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा या नहीं? पक्का वाला ना बच्चे? तो क्या कह रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, उन डिपॉजिट की रीपेमेंट के बारे में बात करें जो एक्सेप्ट करें बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर, आवाज में दम नहीं, सेक्शन नंबर 74। क्लियर हो रहा है आपको? तो आओ जरा फिर सेक्शन की लिस्ट में भी तो लिख कर आएंगे हम, सेक्शन की लिस्ट में भी तो लिख कर आएंगे हम। आ जाओ, बताओ। आप बोलेंगे एक बार इस पहले जयकारा लगा दो, फिर यहां लिखेंगे, या कि याद हो जाए और आप भी बिना देखे लिखने की कोशिश करना। क्या है बेटा सेक्शन 74, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। आ जाओ जरा, कोशिश करना बिना देखे लिखना है, क्योंकि अब आपको याद हो गया बच्चे। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। खेलें आगे? हाँ जी, आप सब रेडी हैं? पक्का वाला? गुड, आ जाओ जी, आ जाओ। अच्छा, पहली बात इसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट क्या थी? आवाज में दम नहीं है, एप्लीकेबिलिटी डेट क्या थी बताओ, एप्लीकेबिलिटी डेट, है ना? एप्लीकेबिलिटी क्या है? 1/4/2014, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कह रहे उससे पहले के जो क्या थे बच्चे, बताओ बेटा, उससे पहले के जो आपने क्या एक्सेप्ट करे हुए हैं, और बताओ बेटा जिसकी रीपेमेंट, अगर देखो हमने इससे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, सारे बच्चे सुनो, हमने इससे पहले क्या एक्सेप्ट करे, आवाज में दम नहीं, हमने इससे इस एक्ट के आने से पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, लेकिन उनकी पेमेंट अभी, पेमेंट हो चुकी होती तो उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी, एक्सेप्ट हो चुके हैं पर अभी उनकी पेमेंट ड्यू नहीं हुई, उनसे रिलेटेड बातें यहां इस पे करी गई हैं। तो बताओ बेटा, पहली बात क्या करी गई है कि 3 मंथ्स, बोलना पड़ेगा कितने मंथ्स, आवाज में दम नहीं, कितने मंथ्स, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी डेट के 3 महीनों के अंदर अंदर कंपनी तुम्हें आरओसी को, कंपनी तुम्हें किसको, आवाज में दम नहीं है, कंपनी तुम्हें किसको, क्या सबमिट करना है, डीपीटी 4। क्या सबमिट करना है बच्चे, मजा नहीं आ रहा, क्या सबमिट करना है, है ना? और डीपीटी 4 में क्या क्या बातें बतानी है, डीपीटी 4 में क्या क्या बातें बतानी है, द particulars of the deposit accepted by company, of the deposits accepted by the, एक इसके बारे में बताना है कौन से डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट करे थे और उन डिपॉजिट पर कितना अमाउंट और इंटरेस्ट अनपेड है अभी तक, मतलब कितना रहता है रिमेनिंग अनपेड। तो दूसरी बात आप देखो क्या लिखोगे, क्या कह रहे हैं, फाइल। देखो इसमें दो ही बातें करी हुई है, फाइल और रीपे की। पहली बात किसकी करी हुई है,
फाइलिंग करने की, आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट्स आर ड्यू विद द रजिस्ट्रार क्या सबमिट करनी है, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, और दूसरा क्या, सम्स रिमेनिंग अनपेड ऑन सच अमाउंट विद इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन, है ना। तो बताना पड़ेगा, दूसरी बात क्या बतानी पड़ेगी, डिपॉजिट अमाउंट एंड इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड, एक तो ये बताना पड़ेगा, और लास्ट बात, इस पेमेंट के लिए हमने क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, और लास्ट बात क्या बोली हुई है, अलॉन्ग विथ क्या, द अरेंजमेंट मेड फॉर सच रीपेमेंट, द अरेंजमेंट मेड फॉर सच रीपेमेंट। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है। पहली बात नंबर 1, बात नंबर 1 क्लियर हो गई है बच्चे? ठीक है बच्चे। और फिर बात नंबर 2 क्या बता रखी है? इस सेक्शन में बात नंबर 2 क्या बता रखी है, वो भी जरा सुन लो यार। जिस दिन इस डेट की क्या हुई थी, इस एक्ट की क्या हुई थी, एप्लीकेबिलिटी, सारे बच्चे बोलो, जब क्या हुई थी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके जो डिपॉजिट अभी सबसिस्ट थे, रहते थे, जो डिपॉजिट्स अभी रहते थे, बोलना पड़ेगा, जो डिपॉजिट्स अभी रहते थे, उसकी आपको रीपेमेंट के बारे में बात करी गई है। वो डिपॉजिट आपको रीपे कर देने हैं, वो डिपॉजिट आपको क्या कर देने हैं बच्चे? दम नहीं है, क्या कर देने हैं? कब तक रीपे कर देने हैं? जरा सुनना, सुनना, मैच्योरिटी डेट आ जाए, उनकी क्या आ जाए? आवाज में दम नहीं है, उसकी क्या आ जाए? दम नहीं है, उसकी क्या आ जाए? भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो पुराने एक्ट में, तो उनकी कोई मैच्योरिटी डेट भी तो आएगी रीपे करने की, वो या 3 इयर्स, यात्री कृपया कितने इयर्स? आवाज में दम नहीं है, कितने इयर्स? फ्रॉम द commencement of this act, whichever is earlier। समझ आ रहा है आपको? अभी चलो ये सेक्शन 74 को याद कर लेते हैं और यही याद हो जाएगा। सेक्शन 74 को बेटा यही याद कर लेते हैं। और सुनना मेरी बात, बताओ अभी इसके अंदर हल्की बहुत बातें रह गई हैं। सेक्शन 74 कहता क्या है? उन डिपॉजिट्स के बारे में जो आपने इस एक्ट में रिसीव करे या इस एक्ट के आने से पहले के, है ना, पहले वाले डिपॉजिट, और उनकी रीपेमेंट हो चुकी थी या अभी रहती है, यानी एग्जिस्ट करते हैं वो, तो उसके बारे में एक तो आरओसी को बताना है, एक तो किसको बताना है, और एक रीपेमेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक दो चीजें है ना इसके अंदर, एक तो क्या और दूसरा। अच्छा, जो इन्फॉर्म करना है आरओसी को कितने महीने के अंदर अंदर करना है? 3 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट की। और बताओ फॉर्म नंबर कंपनी कौन सा भरेगी? डीपीटी 4। सारे बच्चे जिक्र लगाओ, फॉर्म नंबर कौन सा भरेगी? डीपीटी 4, जिसमें 3 बातें बताएगी, 3 बातें बताएगी। अपने डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन देगी, उन पर कितना अमाउंट और इंटरेस्ट पेंडिंग है उनकी इंफॉर्मेशन देगी, और उस पेमेंट के लिए हमने क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं उन सब की डिटेल हमें आरओसी को सबमिट करनी है। तो पहला तो समझ भी आ गया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हमें उन डिपॉजिट की रीपेमेंट कर देनी है। इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से नहीं, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के पहले के डिपॉजिट की रीपेमेंट कब तक कर देनी है? उस डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट और
3 years फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज, समझ आ गया, आपको पेमेंट कर देनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं फॉर एक्सटेंशन। आप किसके पास जा सकते हैं? दम नहीं है, आप किसके पास जा सकते हैं कि हम इतने टाइम में रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, और एनसीएलटी को अगर लगा तो वो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देगा। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ टाइम देने से पहले जो एनसीएलटी है ना, वो दो बातों को कंसीडर करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैसा है। दोबारा से सुन लो बेटा, एक बात दोबारा से बात सुन लो और आपको समझ भी आ जाएगा। बात नंबर कौन सी करने जा रहे हैं हम? 2। ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट वाला टाइम है, एक्ट यहां से एप्लीकेबल हुआ। बताओ बेटा, अब इसके बाद मैं इसकी किसकी बात कर रहा हूं? रीपेमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं? दम नहीं है, किसकी बात कर रहा हूं? और रीपेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? उसकी 2 लिमिट है। लिमिट नंबर 1, दम नहीं है, लिमिट नंबर 1 मैं नहीं आ रहा, लिमिट नंबर 1 और 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज। लेकिन जो डेट निकल कर आई, आपको लग रहा है यार मैं तब तक तो पैसे दे नहीं पाऊंगा, मैं तब तक तो पैसे फिर दसो की करिए एनसीएलटी के पास जाओ और उसको कहो कि आप तो दीन दयाल हैं, आप तो बहुत महान है एनसीएलटी, देखो हमारे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, यानी मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता रीपे वगैरह। तो बताओ एनसीएलटी 2 चीजें देखेगा, एक इधर और एक इधर। इधर क्या देखेगा बताओ? फाइनेंशियल पोजीशन। इधर क्या देखेगा? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। उन दोनों को कंसीडर करके आपको एक्सटेंशन देना चाहे तो दे देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा। तो समझ आ रही है आपको बेटा बात? Extension of time for repayment of deposit by tribunal as per section 73 subsection 2, the tribunal may on an application made by the company after considering the financial condition of the company and amount of deposit and interest payable thereon or such, and allow further time as is considered reasonable to the company to repay the deposit. क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी बच्चे, चलो नोट बना लेते हैं थोड़ा सा। अलग अलग है सब में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। ट्रिब्यूनल को मैं क्या कहूंगा? मजा नहीं रहा। ट्रिब्यूनल को मैं क्या कहूंगा बच्चे? एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मे मतलब मर्जी है उसको। मे अलाउड क्या? एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर repayment of deposit and interest thereon on the application made by whom? company। दूसरा नोट अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा, ट्रिब्यूनल बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, ट्रिब्यूनल बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर कंसीडर, बताओ क्या करे? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग। बताओ बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग में क्या क्या आ गया बच्चे? एक तो क्या? फाइनेंशियल कंडीशन ऑब्लिक पोजीशन ऑफ द कंपनी। बोलना बच्चे, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। सारे बच्चे जकार लगाएंगे क्या? प्लस
और क्या कंसीडर करेगा? अमाउंट ऑफ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, है ना? समझ आ गया? अच्छा, अगर आपने इस सेक्शन का उल्लंघन करा तो बताओ बेटा आपको पनिशमेंट कितनी दे रखी है? बहुत ज्यादा, जानी पहचानी लगेगी, 76 कैपिटल है, बस एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। बताता हूं आपको, कंपनी पर मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर बोलना कितनी होगी? 25 लाख से 2 करोड़, और वहां पर प्लस था, वहां पर दोनों होगी। यहां पर बताओ बेटा और डाला गया, या तो ये या फिर ये या फिर दोनों भी। और इंप्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और बोथ। क्लियर हुआ आपको बच्चे? 74 क्लियर हुआ आपको सेक्शन? किसी को कोई डाउट, कोई दर्द? बताओ बेटा, यस और नो? अच्छा, सेक्शन 75 है नहीं आपके कोर्स में, फिर भी बच्चों ने जो बोला है मैं करा देता हूं, आएगा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। देखो, अगर आपने सेक्शन 74 का जानबूझकर उल्लंघन करा है तो बस आपको 447 में भी क्या दे दी जाएगी? पनिशमेंट। ठीक है ना? सेक्शन 75 के बारे में लिखवा देता हूं थोड़ा बहुत आपको। इफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, ये बेटा नॉट इन कोर्स, मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूं, लेकिन कहीं आपके मन में ये रह ना जाए कि वो था क्या, समझ रहे? तो वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब इसकी ना रेलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि सेक्शन 74 की रेलेवेंस नहीं रहेगी। बताओ बेटा 3 इयर्स तो कब के निपट चुके हैं, ये तो अभी भी एक्ट में इसलिए है कि कोई कंपनी का डिफॉल्ट अगर हमें बाद में डिस्कवर हो गया तो हम उस पर क्या लगा पाए? फाइन पेनल्टी वगैरह लगा पाए, है ना? वैसे तो बताओ ये सब कुछ कंपनियों ने कर लिया था। इफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन किसका? 74 इज इंटेंशनली, कॉमा नोइंगली टू डिफ्रॉड, इसलिए करा गया ताकि हम किसी के साथ फ्रॉड कर पाए। किसके साथ? किसी कंपनी के साथ, या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ, या फिर शेयर होल्डर्स के साथ, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ, समझ आ गया आपको? देन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्या होगा बताओ बेटा? शैल बी लायबल अंडर सेक्शन, क्लियर हो रहा है बच्चे आपको? कि अगर आपने वो सब छुपाया, डीपीटी 4 वगैरह, सेक्शन 74 इसलिए नहीं करा, ये बात प्रूफ होगी कि आप किस कंपनी को, क्रेडिटर को, शेयर होल्डर्स को, या किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटी को साथ कुछ फ्रॉड करना चाह रहे थे। ये बात अगर प्रूफ हो गई तो आपको 447 में भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल माना जाएगा। क्लियर है बच्चे? पक्का वाला? अच्छा, तो आप सब बच्चे इसकी नोटिंग कर लो, मजाक मजाक में ये चैप्टर निपट गया अपना। तो ये आपको कहां लिखना है? सेक्शन 74 पेज नंबर 5.25 पर, है ना बच्चे? लिखोगे आप सब? रेडी हो?
हाँ वो देखो जैसे भी आपको सही लगे, ये हेडिंग से कर लो नोट। ये ऊपर वाली तो मैंने आपको बताया था, इस सेक्शन में 2 ही बातें हैं, तो आप यहीं से लिख लो सीधा। पेज नंबर कहां पर, 5.25 के सामने वाली गली खाली है नहीं है, बस भर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिविडेंड का होमवर्क सबने कंप्लीट कर लिया? जो स्कैनर के क्वेश्चन थे अभी किसी के रह गए हैं? हो गए हैं? किस किस के रह गए हैं बेटा वो बताओ। चलो आज कंप्लीट कर देना, नेक्स्ट क्लास से फिर डिपॉजिट का होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जो अब मेरे साथ साथ जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप तब तब करते जाना। जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तब तब आप साथ साथ करते जाना। तो कोई भी सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का होमवर्क मिले, देखो एक्सक्यूज तो रोज बन जाएंगे, बहुत आसान है बनाना। सर हमारी क्लास लेट छूटी, सर हमारे को टाइम नहीं मिला। असली रैंक होल्डर बताऊं कौन बन पाता है? जो बेटा जो टारगेट है अपना काम करके सोएगा। उसके लिए रात तभी है जब उसका आज का जो उसका टारगेट था वो अचीव हो गया, ठीक है ना। तो आप सबको क्या करना है, ये डिपॉजिट का चैप्टर रिवाइज करना। अगर देखो अब मैं आपको, जैसे आप क्या करो मेरे हिसाब से, चलो नेक्स्ट क्लास तक तो मैं आपको डिविडेंड वाला होमवर्क जो आपका स्कैनर का रहता है वो वाले पाप अपने धो लो जो आपसे हो गए हैं, ठीक है ना। और जब आप स्कैनर सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ताकि नेक्स्ट क्लास से मैं आपको डिपॉजिट के ऊपर होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। यहां तक हो गया सभी ने? बात नंबर 1 सभी ने नोट कर ली? चले बात नंबर 2 पर चलें। अच्छा, विच एवर इज अर्लियर तक सभी ने नोट कर लिया? कोई रह तो नहीं है?
और बता दूं, पार्ट्स हो गए ना। डन, पनिशमेंट लिख लो बस। वहां पर प्लस था 76 कैपिटल ए में, ध्यान रखना, है ना। हो सकती है, बोथ लिखा है ना, और बोथ। अच्छा आप सब फॉर्म भी, अच्छा जब ये लिख लोगे आप, सेक्शन 75 लिखना है ना, ऑप्शन है बेटा, जैसे कल को आपको अगर मन करे कि क्या था तो आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, आपके कोर्स से हट गया, लॉ से नहीं हटा, लेकिन अब इसकी रेलेवेंस नहीं है तो आईसीआई ने कहा क्या करना है बच्चों को, पहली बर्डन बहुत है, आईसीआई को भी पता कि बर्डन है, हाँ तभी तो उसने हटा दिए थे। इंस्टीट्यूट ने ना कुछ सेक्शंस चैप्टर बाय चैप्टर में आपको बताते जाऊंगा हटा दिए थे। रीजन क्यों, कह रहे हमने इस पे क्वेश्चन तो पूछने ही नहीं है, जिन पे पूछने हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पक्के करो बच्चों के, क्योंकि वो मेन सेक्शन समझ आ गए तो ये तो ऐसे ही होते हैं कि आप रीड करके कह दोगे खुद ही समझ आ गया। नहीं वो रखे रखनी होती है ना, क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेशन चल पड़ती है किसी भी कंपनी पर, तो तब ये सब चीज़ें निकलवानी पड़ती है ना। वो कहेंगे तुमने तो लॉ में लिखा नहीं हुआ कि हम तो ईयर ख़त्म होती ही बुक्स फाड़ देते हैं, फिर आपको कैसे पता चलेगा किस समय क्या हुआ था। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत रखवा कर चलते हैं, 8 साल तक संभालो। सेक्शन 75 लिखना है तो लिख लो। और फॉर्म बताओ डीपीटी 4 किस चीज का है, एक्सेप्टेड लिख लो ना आपकी, वहां पर मैं लिस्ट में भी लिखवा, तो आप अगर ये नोट हो जाएगा जब। हाँ जी डन, कर लो कर लो। अच्छा जहाँ आप फॉर्म लिख रहे थे याद होगा, डीपीटी 1 आपने लिखा था, डीपीटी 2 आपने लिखा था, डीपीटी 3 आपने लिखा था, डीपीटी 4 भी लिख लो यार। डीपीटी 4 किस चीज़ के लिए बताओ,
हाँ जी लिख लो आप, रीपेमेंट उस इसका फॉर्म वही है ना, इन्फॉर्मिंग। सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स accepted before this act, accepted before this act, submission of details of deposit accepted before this act, है ना। फॉर्म्स भी हो गए, सेक्शन भी हो गए अपने, ओके। चलो चलो आज के लिए इतनी ही मुकलात थी। ओके बाय बाय।